नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तो महाराष्ट्र में वैसे ही राजनीतिक हंगामे चल ही रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। महाराष्ट्र में जो ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम का मामला निकला था, उस विषय में उसकी जांच में मुंबई के जो साइबर क्राइम सेल है, यानी साइबर सेल कहते हैं, साइबर ऑफेंसेस सेल, उन्होंने एक समन कल भेजा था महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस उन्हें आज सुबह 11 बजे उनके साइबर पुलिस स्टेशन में बुलाया था और बाद में उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मुंबई के हैं मिलिंद भारंबे, उनका एक फोन गया। वहां के एक एसीपी हैं नितिन जाधव, उसी बीकेसी में जो साइबर क्राइम या साइबर सेल का जो ऑफिस है, जो पुलिस स्टेशन है, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नितिन जाधव ने भी फोन किया था। उन्हें कहा कि आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके पास आएगी आपकी जवाब लेने के लिए, आपकी जानकारी लेने के लिए। पिछले 6 महीने ये मामला दबा के रखा गया था महाराष्ट्र में। ये घोटाला हुआ कब? 2020 में हुआ। 2020 के बाद जब पिछले साल इन्होंने ये जानकारी यूनियन होम सेक्रेटरी यानी केंद्र सरकार के जो गृह सचिव हैं उनके पास पेश की इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने, और ये पेश करने के पहले इन्होंने कवरिंग लेटर सिर्फ मीडिया को दिखाया था कि इस तरह की बात है और ये रश्मि शुक्ला का जो रिपोर्ट है इसकी पूरी जानकारी हमारे पास आ चुकी है और हम ये केंद्र सरकार के पास उनके सुपुर्द करने जा रहे हैं। उसके बाद आदेश हुआ और यही अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया और इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। लेकिन महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है, इनका तो अलग ही हिसाब है। शिवसेना, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखा दिखाकर मतदान मांगा और लिया लोगों से, वो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ मिलकर के इन्होंने सत्ता स्थापित की। आज उन्हीं का मुख्यमंत्री है। यही सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास ये रश्मि शुक्ला का अहवाल गया था, जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महासंचालक के पास ये जो अनुमतियां लेकर के ये जो पूरी प्रक्रिया की थी, सरकार से अनुमतियां लेकर के फोन टैपिंग की, उसकी पूरी जानकारी इन्होंने पुलिस महासंचालक के पास रखी। ये पुलिस महासंचालक ने ये अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के जो थे सीताराम कुंटे, उनके पास ये रिपोर्ट पेश की। इन्होंने ये गृह मंत्री के पास भेज दी, माफ कीजिए, ये मुख्यमंत्री के पास भेज दी। महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने इसकी जांच करने के बजाय, इसे स्टडी करने के बजाय, इसकी दखल लेने के बजाय, इसका संज्ञान लेने के बजाय, इसे सीधा सीधा गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास यही रिपोर्ट भेज दी। इस तरह की कई सारे सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है। यानी जिसने घोटाले गड़बड़ियां की उसी के पास रिपोर्ट। अब वो क्या खुद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, क्या ये महाराष्ट्र सरकार अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके सब चलते हुए इसके बाद रश्मि शुक्ला पर एक और केस रजिस्टर किया गया। पूना में वो पुलिस आयुक्त थी, उस समय का एक मसला लेकर के एक और फोन टैपिंग का मामला उनके खिलाफ लगाया गया। तीसरा फोन टैपिंग का मामला, एक और एफआईआर रजिस्टर किया गया। यह बताया जा रहा है मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन पर संजय राउत के आरोप पर। विश्व प्रवक्ता संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता, माफ कीजिए। खैर, तो ऐसी पूरी परिस्थिति है। क्या ये सरकार देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करना चाहती है? क्योंकि आज दोपहर को 12 बजे उनके पास साइबर ऑफेंसेस के, साइबर क्राइम, साइबर सेल के ये नितिन जाधव जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये और इनके साथ में 2 पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के दर्जे के अधिकारी पहुंचे और इन्होंने लगभग 2 घंटे बातचीत की देवेंद्र फडणवीस के साथ। एक अलग कमरे में इन्होंने उनसे सवाल किए, 2 घंटे गए। पिछले 5 महीनों में, 6 महीनों में इन्होंने अलग अलग क्वेश्चनर यानी प्रश्नावलियां भेजी थी देवेंद्र फडणवीस को, जिनका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि सही वक्त आने के बाद में हम इस पर जानकारी देंगे। खैर, माफ कीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में ये आज मालूम चला, क्योंकि ये पूरी घटना होने के लगभग आधे घंटे बाद यही देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस पत्रकार परिषद में इन्होंने जो जानकारियां दी, इन्होंने ये कहा कि इस विषय में जानकारी लेने के बजाय क्या देवेंद्र फडणवीस इस केस में अटक सकते हैं या इन्हें आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं, इस तरह के सवाल इनसे किए गए। इन्होंने उन पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को ये बताया जिस तरह की वो पत्रकार परिषद में बता रहे थे, उस हिसाब से कि मैं एक विरोधी पक्ष नेता हूं, प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें इस चीज की लिबर्टी है, इम्यूनिटी है कि हम इस तरह की जानकारियां निकालें और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ये सब जानकारियां रखें, और वही काम मैंने किया है।
जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के फ्रंट पेज मीडिया के सामने दिखाया था, ऐसा ये कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उसी दिन नवाब मलिक जो कि इसी सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने ये पूरे कागजात इस रिपोर्ट के लीक कर दिए थे मीडिया को। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भंग हुआ, जिस तरह की ये सरकार इल्जाम लगा रही है, आरोप लगा रही है, वो तो उन्हीं के मंत्री ने किया है। और अगर आप एक विरोधी पक्ष नेता करके हमें प्रोटेक्शन जो है उसे भी अगर नहीं गिनती में लेते, तो एक विसिल ब्लोअर एक्ट, ये कानून है भारत का, इसके तहत हमने ये विसिल ब्लो की है, ये गलत काम की जानकारी हमने संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित प्राधिकरण के सामने रखी है। तो इसमें हम विसिल ब्लोअर्स एक्ट के तहत हमें प्रोटेक्शन है, इसके अंदर हमें इम्यूनिटी है। इस तरह की जानकारी खुद देवेंद्र फडणवीस ने दी। खैर, ये पूरी जांच होने के पहले और जांच होने के बाद इनके साथ कौन बैठे थे उस बंगले पर, उनके सागर बंगले पर, तो एक किरीट सोमैया जो सबसे सीनियर नेता बताए जाते हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, वो तो थे, लेकिन साथ ही में कई बाहर से आए हुए, जैसे कृपा शंकर सिंह हो, प्रसाद लाड हो, प्रवीण दरेकर हो, जिनका भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नींव से, जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के लोग ये साथ में रखेंगे तो इसी तरह की हालात का सामना करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मूल जो कार्यकर्ता और मूल नेता है, उन्हें समझ में आ रहा है देवेंद्र फडणवीस को कब भगवान सन्मति देंगे, सुमति देंगे, ताकि उन्हें ये सब बातें समझ में आए और ये भारी लोगों को दरकिनार करके, जो मूल लोग हैं, उनके खुद के संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें साथ में लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का कब ये काम शुरू करेंगे, इसका तो अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, ऐसी ये जो परिस्थिति है, क्या इसके अंदर महाविकास आघाड़ी ये देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करना चाहती है, विरोधी पक्ष नेता को टारगेट करना चाहती है? क्या महाराष्ट्र में ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्या ये जिंदा रहेगी या इसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को महाराष्ट्र में खत्म करने की कोशिश की जा रही है या नहीं? इस विषय में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। और आज जो हमने आपके सामने इस वीडियो द्वारा जानकारी रखी, आपको कैसी लगी, इस विषय में भी आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल है, वो भी नीचे लिख करके आप हमें जरूर बताएं। और अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक इस तरह की जानकारियां सही तरीके से और जल्द से जल्द पहुंच सके। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।